मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन चाहे पौधा हो या कोई भी जंतु, सभी श्वसन करते हैं। श्वसन जीवन की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। जीव चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, जंतु हो या पौधा, एनिमल है या प्लांट है, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य लक्षण होता है। जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी है। यानी जीवों के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सूर्य से सोलर एनर्जी। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित कर लेते हैं, यानी कि कैप्चर कर लेते हैं। पादप जंतुओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं। पादप जंतुओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं, यानी कि जंतु जो हैं पादपों को खाते हैं तो इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिन्हें ये भोजन के रूप में खाते हैं। इन भोजन के अणुओं में बंधित ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन अणुओं के कारण से धीरे धीरे मुक्त होती है। ये क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, यानी सेल्स के अंदर। ये सारी रिएक्शंस कहाँ होती हैं? ये बॉडी सेल्स के अंदर होती हैं। तो इस प्रकार श्वसन की परिभाषा है जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया श्वसन कहलाती है। इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल H2O बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा कोशिका के अंदर ATP के अणुओं में संचित रहती है। ये ऊर्जा जो है ATP के रूप में संचित रहती है। रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 6O2, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water plus 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोशिका यानी सेल में ATP का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने यानी कंट्रैक्शन ऑफ वेन्स, मांसपेशियों, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। ATP का प्रयोग जो है बॉडी की निम्न क्रियाओं के में उसका उपयोग होता है। रेस्पिरेशन एंड एनर्जी एक्सचेंज, श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O बनते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मुक्त ऊर्जा को फॉस्फेट अणु
ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट, हाई एनर्जी फास्फेट PO4 बन जाता है। इसे IP से प्रदर्शित करते हैं। ये ADP अणु से जुड़कर ATP का अणु बनाता है। इस प्रकार ऊर्जा ATP में PO4 अणु के उच्च ऊर्जा बंध में संचित हो जाती है। ATP आवश्यकता अनुसार यानी जरूरत पड़ने पर ADP प्लस फॉस्फेट में विघटित हो जाती है। यानी ATP जो है वो ADP और फॉस्फेट में टूट जाती है। इसे ADP ATP चक्र कहते हैं। ADP प्लस IP ये फॉस्फेट है, उसका एनर्जी प्लस इक्वल टू ATP, यानी ADP जो है वो IP बॉन्ड की एनर्जी लेकर के ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ATP जो है ऊर्जा रिलीज करके ADP में और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा ATP में अनुबंधित नहीं हो पाती, यानी सारी जो भी ऊर्जा का जो प्रोडक्शन हुआ है वो सारी ऊर्जा जो है वो अनुबंधित नहीं हो पाती है तथा कुछ ऊर्जा ऊष्मा यानी हीट के रूप में भी निकलती है। अतः श्वसन से ताप बढ़ता है। श्वसन से ताप बढ़ता है। जो ऊर्जा ATP में अनुबंधित हो जाती है उसका उपयोग विभिन्न कार्यों के विश्लेषण में होता है। कोशिकीय ऊर्जा ATP मुद्रा के रूप में रहती है। ATP का उपयोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स आदि के संश्लेषण में होता है। यानी कि जो ATP का उपयोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स इन सभी के फॉर्मेशन में होता है। इसलिए ATP को कोशिका की एनर्जी करेंसी कहते हैं। ATP को ऊर्जा की एनर्जी करेंसी कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। एनारोबिक ऑक्सीजन क्या है, इसमें ऑक्सी श्वसन में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ऑक्सी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है और इसमें ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीजन द्वारा पूर्ण ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके फलस्वरूप जल यानी कि H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरह से रिएक्शन दी है C6H12O6 plus 6O2 equal to 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी 673 किलो कैलोरी ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्सी श्वसन। ये क्या होता है, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप इथाइल अल्कोहल C2H5OH तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है। इस क्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी कहते हैं, यानी जिसमें एनॉक्सी
जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसमें एथाइल अल्कोहल बनता है और CO2 बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का ये टूट रहा है ईस्ट में प्रेजेंस में C2H5OH, यह इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, तो ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जंतुओं में श्वसन क्रिया विधि को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपने जो पढ़ा वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और CO2 यानी ऑक्सीजन और वाटर बनता है। थैंक यू।